अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नाहिदा मिस और आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेसन 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो ये लेसन के स्टार्टिंग में आप देख रहे हो वार्मिंग अप एक्सरसाइज दी है। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी कहा है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे हम वही डिस्कस करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, सो आई एम स्किपिंग। अच्छा, पहली बात, ये जो टॉपिक का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब उसकी पहली उड़ान। किसकी पहली उड़ान? यहाँ पर ये जो स्टोरी है एक सीगल, जिसे हम उर्दू में कहेंगे समंदरी बगला, है ना। तो उस जो छोटा सा समंदरी बगला है, छोटा यंग वन है, मतलब अभी अभी बोलते हैं ना पैदा हुआ है, और जो उड़ना सीख रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है कि ह्यूमन बींग्स में भी, इंसानों में भी ऐसा होता है ना कि बच्चे पैदा होते साथ थोड़ी ना चलना बोलना सीखते हैं, है ना। धीरे धीरे करके जो है वो हर एक चीज़, है ना। पहले वो रेंगते हैं, फिर खड़े होना, फिर चलना सीखते हैं, है ना। फिर बोलना, तो बोलने के लिए तो 4-5 साल, है ना, 3 साल, है ना, इतना जो है वक्त दरकार होता है। तो इसी तरह यहाँ पर छोटा बगला, जिसको इंग्लिश में सीगल कहा गया है, तो उसकी पहली उड़ान, उसने कैसे पहली उड़ान भरी, और पहली उड़ान भरने के पहले उसके दिल में कौन से डर थे, उस बारे में ये लेसन है। ये लेसन अब तक ये आया नहीं है, हो सकता है कि इस साल पूछ लिया जाए। ठीक है, और एक और बात कि मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ कि वोकैबलरी जो यूज़ की गई है आप लोगों के उर्दू सिलेबस में, आई मीन इन दिस इंग्लिश टेक्स्ट बुक, तो दैट इज़, आई मीन, मेरा आपको डराने का मकसद नहीं है, बट इट इज़ ऑफ द सेम लेवल, है ना, विच इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैव। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का, इनफैक्ट आप लोगों के उर्दू मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के जो है बहुत सारे लेसन्स कॉमन भी है ना। जब वो लेसन्स आते जाएंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगी कौन कौन से कॉमन लेसन्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि दोनों का जो स्टैंडर्ड है ना, आप लोगों की बुक का और इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बुक का, इट इज़ इक्विवेलेंट, एकदम सेम है, मयार सेम है। इनफैक्ट आप लोगों के लिए जो वोकैबलरीज यूज की गई है वो थोड़ी आप लोगों को टफ लगे, तो इसीलिए सबसे पहले अपने हाथ में पेन या पेंसिल लेकर बैठे। ये लेक्चर सुनते वक्त टेक्स्ट बुक अगर आपके सामने है, टेक्स्ट बुक में मीनिंग वगैरह लिख लीजिए। ठीक है, या फिर आप पीडीएफ पे रिफर कर रहे हो, जैसा भी है, तो आप नोटबुक में मीनिंग ज़रूर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इडियम्स, इडियम्स का मतलब होता है कहावतें, और उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू मतलब व्यू फ्रॉम समवेयर हाई, मतलब कहीं ऊपर से, बहुत ऊंचाई से देखना, है ना, उसे कहेंगे बर्ड्स आई व्यू। ऐसे जो ये कहावतें होती है ना, इनका अगर आप यूज करो आपके पेपर में भी, रिटन इंग्लिश में भी, या अगर आप स्पोकन इंग्लिश की भी बात कर रहे हो, तो इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी कहावतें हमें याद होना चाहिए, इज़न्ट इट। तो इनको मेमोराइज कीजिए, क्योंकि हमारा जो है ये इंग्लिश सीखने का सिर्फ मकसद यही नहीं कि हम किसी तरह बस निकल के पास हो जाए। यू हैव टू अपग्रेड योर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। यू हैव टू रेज योर कैपेसिटी। आपको अपनी कैपेसिटी रेज करना है, बढ़ाना है ना। तो इंग्लिश को सीखिए, सिर्फ ये मकसद नहीं रखिए कि बस किसी तरह एनी हाउ वी शुड गेट थ्रू। एनीवेज देखिए, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या है? व्यू फ्रॉम समवेयर हाई। तो इसके ऊपर सेंटेंस बनाया रहा है, कहीं ऊंचाई से देखना ना। तो फ्रॉम माई फर्स्ट एरोप्लेन फ्लाइट, है ना, फ्रॉम माई फर्स्ट एरोप्लेन फ्लाइट आई कॉट अ बर्ड्स आई व्यू। आई कॉट अ बर्ड्स आई व्यू, है ना, मतलब क्या हुआ, मेरी फर्स्ट एरोप्लेन फ्लाइट से मैंने बर्ड्स आई व्यू देखा। बर्ड्स आई व्यू ना बहुत ऊंचाई से देखा। एज फ्री एज बर्ड, एज फ्री एज बर्ड का मतलब देखिए आपको क्या दिया है, ही
ही और शी इज केयर फ्री, है ना। और यहाँ पे सेंटेंस आपको बना कर दिया है, आफ्टर फिनिशिंग हर एग्जाम शी विल बी एज फ्री एज अ बर्ड, है ना। ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है कि आपके एग्जाम खत्म होने के बाद आप एक आजाद पंछी की तरह उड़ोगे। ईगल्स आई, हिज एबिलिटी टू ऑब्जर्व समथिंग क्लोजली, है ना। मतलब बोलते हैं ना उसकी आंखें तो चील से भी ज्यादा तेज है। तो चील की नजर, आप चील की नजर के ऊपर सेंटेंस आप क्या बना सकते हो कि द डिटेक्टिव वॉज वॉचिंग एवरी मूव ऑफ थीफ विथ ईगल आई। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव किसको कहा जाता है, जासूस को ना। कि डिटेक्टिव वॉज वॉचिंग एवरी मूव ऑफ द थीफ विथ ईगल आई, ईगल्स आई। स्प्रेड वंस विंग का मतलब देखिए, टू ट्राई टू वर्क ऑन थिंग्स इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब क्या, आजादाना तौर पर, है ना, किसी पर डिपेंड ना रहकर आजादाना तौर पर खुद काम करना, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंटली, है ना। जैसे अगर हम कहें कि फॉरेन कंट्रीज में जो यूजुअली टीनेजर्स जो है बहुत ही कम उम्र से जो है, या टीनेजर्स या फिर यंग चिल्ड्रन, हम कहें यंग चिल्ड्रन ना, नौजवान बच्चे जो बहुत ही कम उम्र से जो है अपनी चीज़ें खुद ही इंडिपेंडेंटली करने लगते हैं, है ना। तो उसे हम कह सकते हैं कि इन फॉरेन कंट्रीज यंग चिल्ड्रन स्प्रेड देयर विंग्स वेरी अर्ली, है ना। स्प्रेड देयर विंग्स वेरी अर्ली मतलब कि अपने काम खुद ही आज़ादाना तौर पर करने लगते हैं। अब आपको बोला है फाइंड मोर सच इडियम्स यूजिंग द फॉलोइंग कीवर्ड्स। अब ये वर्ड्स दिए, फ्लाई, नेम ऑफ एनिमल, कलर्स। अब फ्लाई के ऊपर देखिए, अगर जो कहते हैं ना, मतलब यहाँ पे आपको खुद से मुहावरे बताना है, आपको कितने मुहावरे आते हैं। तो फ्लाई के ऊपर सबसे कॉमन तो है, पता है आपको, कि कहते हैं ना कि आप अच्छे नंबर से पास हो, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कि फ्लाई, सॉरी, पास विथ फ्लाइंग कलर्स। क्या कहा जाता है, पास विथ फ्लाइंग कलर, है ना। पास विथ फ्लाइंग कलर का मतलब क्या होता है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ। फिर दूसरा एक है फ्लाई द कूप, COOP, कूप। कूप पता है आपको किसको कहते हैं, मुर्गी का जो डरबा होता है ना उसको कूप कहा जाता है। तो फ्लाई द कूप मतलब बोलते हैं ना कि मुर्गी तो अपने डरबे में से उड़ गई, मतलब जब बोलना होता है ना कि वो तो यहाँ से फुर्र हो गया, फरार हो गया, फरार होने को, तो फरार होने को बोला जाता है फ्लाई द कूप। फिर उसके बाद है फ्लाई द नेस्ट। फ्लाई द नेस्ट मतलब कि जैसे मैंने अभी ऊपर आपको एग्जांपल दिया ना कि फॉरेन कंट्रीज में जो है बच्चे, है ना, बहुत ही कम उम्र से ही आज़ादाना तौर पर, मतलब माँ बाप का घर वगैरह छोड़कर भी जो है, तो ये जो माँ बाप का घर वगैरह छोड़कर इंडिपेंडेंटली काम करने को आप क्या बोलोगे, फ्लाई द नेस्ट। समझ में आई बात, ठीक है। ये सब बस आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, हाँ, ये सब देखिए, इससे आप लोगों का वोकैबुलरी इंप्रूव होगा। दूसरा, नेम ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के ऊपर अगर आपको कोई ये कोई मुहावरा, कोई कहावत, ये पता है अभी आजकल रेनी सीजन चल रहा है, तो जब बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है ना, व्हेन इट रेन्स हेवीली, तो इसको बोलते हैं कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या कहा जाता है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कुत्ते बिल्ली बरस रहे नहीं, बल्कि क्या, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। उसके बाद अगर आप कहोगे, कैट्स एंड डॉग्स है ना, बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। जैसे कि अगर कोई बोलते ना बहुत बुरी तरह से लड़ रहे भाई बहन, बोलते ना कि तो दे आर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, उसको भी कहा जाता है दे आर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। फिर एक है कहावत, द लायंस शेयर। लायंस, लायन शेयर मतलब सबसे बड़ा हिस्सा, बोलते हैं ना कि घर में सबसे बड़ा हिस्सा तो बोलते हैं ना मुझे ही मिलेगा, है ना। कोई किसी चीज़ में जब आपकी कल आपकी मम्मी कुछ लेकर आए तो बोलते हैं ना इस चीज़ में सबसे बड़ा हिस्सा तो मुझे मिलेगा, उसको कहा जाता है द लायंस शेयर, ठीक है। चलिए अभी लास्ट जो है कलर्स। कलर्स के ऊपर एक तो मैंने कहा ना कि पास विथ फ्लाइंग कलर्स, ये हो गया। उसके बाद टू कैच समवन रेड हैंडेड। टू कैच समवन रेड हैंडेड सुना होगा आपने, ना, किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना, उसको बोला जाता है टू कैच समवन रेड हैंडेड। उसके बाद वंस इन अ ब्लू मून, ये बहुत कॉमन है, याद रखिए, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब बोलते हैं ना वो तो कभी कभार ही आता है, बोलते हैं ना कभी कभार ही आता है, तो उसको आप बोल सकते हैं ही कम्स वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। इतना काफ़ी है, ये कुछ जनरल कहावतें थी जो हमने डिस्कस की। नाउ लेट अस फोकस ऑन लेसन।
हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल, सीगल समंदरी बगला, वॉज अलोन ऑन हिज लेज। देखिए लेज का आपको मीनिंग राइट में दिया हुआ है ग्लॉसरी में। अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेप प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिफ। नैरो मतलब क्या, तंग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आपको पता है कि जिसको कहा जाता है ना, वर्टिकल का अपोजिट है। वर्टिकल मतलब क्या, उमूदी, है ना, खड़ी पोजीशन में, 90 डिग्री वाली पोजीशन में। और जो लेटी हुई पोजीशन में होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और क्लिफ, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि चट्टान के बाहर निकला हुआ हिस्सा। आप लेज का क्या मीनिंग लिखोगे, चट्टान का बाहर निकला हुआ हिस्सा। तो उसके ऊपर एक यंग सीगल अकेला बैठा था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. Flown किसका पास्ट पार्टिसिपल है पता है आपको? वर्ब, वर्ब जिसको आप उर्दू में फेल बोलते हो। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं ना, है ना। एक्चुअली 4 होते हैं बट जो है इंपॉर्टेंट 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तो फ्लोन जो है ना, फ्लाई का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा तो आप इतना समझ लीजिए कि बस फ्लोन क्या है, मतलब उड़ जाना। उर्दू में अगर आसान लफ्जों में कहे, फ्लोन का मतलब क्या है, उड़ जाना। तो वो जो बगला, छोटा बगला जो बैठा था ना, कहाँ पर बैठा था? लेज पर। लेज यानी क्या? चट्टान का बाहर निकला हुआ हिस्सा। तो उसके भाई बहन जो है ना, एक दिन पहले ही जो है, 2 भाई बहन है ना, 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, 2 भाई और एक बहन जो है एक दिन पहले ही उड़ के चले गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और ये अकेला क्यों रह गया था? क्योंकि ये उनके साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward, somehow किसी न किसी तरह, somehow किसी न किसी तरह, when he had taken जब उसने लिया था, a little run forward, लिटिल रन फॉरवर्ड, रन दौड़, है ना, जब थोड़ी सी दौड़ लगाई थी उनके साथ, सॉरी, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। ब्रिंक, देखो ब्रिंक का मतलब क्या है, आप उर्दू में लिखिए किनारा। तो किसी न किसी तरह जब उसने जो है डर के जो है एक दौड़ लगाई थी किनारे पर लेज के, एंड अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट करना, कोशिश करना। फ्लैप, फ्लैप मतलब पर जो फड़फड़ाते हैं ना लोग, उसको बोलते हैं फ्लैप। तो फ्लैप का मीनिंग लिखिए फड़फड़ाना। हिज विंग्स, विंग, पर, ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, ग्रेट मतलब अजीम, एक्सपांस है ना, एक्सपांस यानी क्या, फैलाव, है ना, एक्सपांस यानी क्या, फैलाव। तो ये जो समंदर का, सी मतलब समंदर, सी समंदर का जो अजीम फैलाव था, स्ट्रेच डाउनवर्ड, तो ये स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, फैला हुआ था, है ना। समंदर का जो अजीम फैलाव जो है वो फैला हुआ था, डाउन बीनीथ, कहीं नीचे तक, है ना, कहीं नीचे तक, है ना, समंदर गहरा होता है ना। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये कितना लंबा रास्ता था, माइल्स डाउन, मीलों लंबा फासला था। ही फेल्ट सर्टेन, एक बात उसे यकीनन महसूस हुई, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, तो उसे एक बात जो है यकीनन महसूस हुई, या यकीन हो गया था उसे एक बात का, कि मेरे पर जो है मेरा इतना साथ नहीं दे सकते। सो ही बेंट हिज हेड, तो उसने अपना सर झुका दिया, एंड रैन अवे बैक, और वापस पीछे भाग गया, टू द लिटिल होल अंडर द लेज, है ना, डर कर कहाँ पर भाग गया, वही होल के अंदर, सुराख के अंदर, जो कहाँ पर था, लेज के नीचे। वेर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात में सोया करता था। स्लेप्ट जो है स्लीप का पास्ट फॉर्म है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter, हालांकि जो उसके 2 भाई और एक बहन जो कल उड़ गए थे ना, उनके पर तो काफी छोटे थे, है ना, जितने इसके पर थे उतने बड़े नहीं थे, काफी छोटे थे। दे ran to the brink, flapped their wings and flew away, तो वो तो आराम से जो है किनारे पर चले गए। ब्रिंक अभी भी ऊपर मीनिंग आके है ना, ब्रिंक का मतलब क्या, किनारा। फ्लैप देयर विंग्स, फ्लैप फड़फड़ाए उन्होंने पर, एंड फ्लू अवे, देखो आपको मैंने ऊपर ही कहा था ना फ्लोन, है ना, फ्लोन किसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, फ्लाई का, फ्लाई, फ्लू,
तो ये जो वर्ड है फ्ल्यू, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये वर्ड फ्ल्यू। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आपको नजर आएगा फ्ल्यू, फ्ल्यू फ्लाई का पास्ट फॉर्म। तो वो तो कब से भाग गए थे, आई मीन उड़ गए थे, है ना। ही फेल टू मस्टर अप करेज, मस्टर अप, देखिए मस्टर अप का मीनिंग दिया होगा, नहीं दिया है। मस्टर अप मतलब जमा करना, इकट्ठा करना। मस्टर अप मतलब क्या, इकट्ठा करना। ही फेल टू मस्टर अप करेज, तो वो हिम्मत जुटाने में नाकाम हो गया। टू टेक दैट प्लंज, प्लंज का मतलब क्या होता है, डाइव। प्लंज का मतलब क्या होता है, डाइव। डाइव बोलते हैं ना, गौता लगाना। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, वो गौता जो उसको क्या दिखाई दे रहा था, अपीयर मतलब दिखाई दे रहा था, सो डेस्परेट, सो डेस्परेट बड़ी बेचैनी से जो है वो कहते हैं ना कि एक डाइव मारने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। His father and mother had come around, calling to him shrilly. श्रीली देखिए, लाउड हार्श वॉइस। तो इस परिंदे के जो माँ बाप थे, उन्होंने एकदम तेज चुभने वाली आवाज, कहते हैं ना, तो ऐसी आवाज में उससे जो है बुलाया। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का देखिए मीनिंग दिया, स्कोल्डिंग, स्कोल्ड करना, डांटना, उसको डांट रहे थे। थ्रेटनिंग, धमका रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व, लेट हिम स्टार्व, अंडरलाइन द वर्ड स्टार्व। स्टार्व मतलब क्या, भूखे रहना। स्टार्व मतलब क्या, भूखे रहना। ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ल्यू अवे, समझ में आई बात। अनलेस मतलब जब तक, अनलेस जब तक, क्या कि उस परिंदे के, छोटे परिंदे के माँ बाप भी उसे डरा रहे थे, धमका रहे थे एकदम चुभने वाली आवाज में ना, तेज आवाज में, कि जब तक तू उड़ेगा नहीं तो यहाँ भूखे मर। यानी क्या वो चाहते थे अपने में हमारी औलाद, देखिए इससे पहले भी हम लोगों ने एक वो लेसन देखा है ना, लंगूर वाला, एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, जानवरों के बारे में था ना। लंगूर की माँ जो रहती किस तरह से अपनी बेबी लंगूर को बचाना चाहती है। तो ये जो अपनी औलाद से मोहब्बत है, ममता है, ये इंसानों में नहीं, हर जानवर परिंदे में होती है। तो क्या ये वाकई माँ बाप चाहते थे अपने बच्चे को मारना? नहीं, बल्कि क्या कर रहे थे, उसको मोटिवेट कर रहे थे कि अगर तू नहीं उड़ेगा तो तेरे को यहीं पे रहना पड़ेगा भूखे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी जिंदगी, उसको जिंदगी का बहुत डर था, इसलिए वो अपनी जगह से हिल रहा नहीं था, मूव नहीं हो रहा था, हिल नहीं रहा था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, अब उस वक्त से अब तक कोई उसके नजदीक नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले की बात है, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक दिन पहले उसने भी जो है देखा था अपने माँ बाप को उड़ते हुए भाइयों और बहन के साथ। परफेक्टिंग दैम, वो क्या कर रहे थे, इनको परफेक्ट कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे, सही कर रहे थे ना एकदम। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने का फन सिखा रहे थे, उड़ने का हुनर सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, देखिए स्कीम, स्कीम का देखिए मीनिंग क्या दिया है, मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, समझ में आई बात। यानी क्या, बगलों को देखा होगा, वो लोग समंदर के अंदर पूरे डूबते नहीं है, बस समंदर की सतह को बस बोलते हैं ना, ऊपर से छू कर निकल जाते हैं, तो बस ये ऊपर से छू कर निकलने को बोला जाता है स्किम। तो हाउ टू स्किम द वेव्स, या वो इसको आप बोलो कि सरसरी तौर पर, सरसरी तौर से गुजरना। आप उसका उर्दू में मीनिंग लिखिए, सरसरी तौर से गुजरना। वेव्स किसको कहा जाता है, लहरें। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से मछली पकड़ने के लिए गोता लगाया जाए। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, और इनफैक्ट ये जो छोटा परिंदा है उसने अपने बड़े भाई को देखा था कि किस तरह से वो उसका जो बड़ा भाई जो है, सॉरी छोटा भाई नहीं, बड़े भाई को देखा था कि किस तरह से उसका बड़ा भाई जो है पकड़ रहा था हेरिंग। हेरिंग देखिए आपको दिया है, सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, एक मछली का नाम है। एंड डिवोवर इट, देखिए इसको देवर या डिवोर नहीं, इसको पढ़ते हैं डिवोवर। क्या पढ़ते हैं, डिवोवर। डिवोवर का मतलब होता है ईट अप हंग्रीली। अब जैसे मैं एक मिसाल दूं, जब रमजान होता है, इफ्तारी में आप बैठते हो,
जैसा ही इफ्तारी आपके सामने है ना, अजान होती है मगरिब की, तो वैसे ही आप एकदम बोलते हैं ना हावड़े लोगों की तरह जो खाने लगते हो, दैट इज कॉल्ड डिवोवरिंग। क्या कहा जाता है? डिवोवरिंग। तो देखा तो उसने अपने बड़े भाई को कि किस तरह से वो मछली पकड़कर डिवोवर कर रहा था, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक। इसने ये सारा नजारा कहाँ देखा था? चट्टान पर खड़े होकर। While his parents circled around raising a proud cackle, जबकि इसके माँ बाप क्या कर रहे थे? उस परिंदे के आपस में से है ना वहीं पर जो है सर्कल बनाकर घूम रहे थे और एक आवाज निकाल रहे थे, कैकल, श्रील क्राई। प्राउड कैकल मतलब फख्र हो रहा था उन्हें। किस पर फख्र हो रहा था? इस परिंदे के बड़े भाई और भाइयों और बहन पर, है ना, क्योंकि उन लोगों ने जो है बड़ी कामयाबी के साथ जो है उड़ान भी भरी थी और इनफैक्ट एक मछली पकड़ के खाई भी थी। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. क्या मतलब हुआ? और आज सुबह से ही क्या कर रही थी? होल फैमिली, पूरी फैमिली वॉकड अबाउट, चल रही थी ऑन द बिग प्लेटो। प्लेटो किसे कहा जाता है? आप उर्दू में बोलते हो सतह मुर्तफा, हाँ, उसे कहा जाता है। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, तो सामने की जो अपोजिट क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, हाँ, चट्टान जो खड़ी चट्टान होती है ना, एक्चुअली इसको कहा जाता है क्लिफ। तो वहां की सतह मुर्तफा पर जो है घूम रहे थे और इसको टॉन्ट कर रहे थे। टॉन्ट करना मतलब बोलते हैं ना ताने देना। इसको ताने देने के लिए खास तौर से वहीं से वो सामने की चट्टान पे उड़ान भर रहे थे। फॉर हिज कावर्ड आइज, कावर्ड आइज, कावर्ड किसे कहते हैं? बुजदिल। कावर्ड आइज, बुजदिली। तो बताने के लिए कि देख छोटू तू कितना बुजदिल है ना। तो सामने की चट्टान पर जो है दूर सतह मुर्तफा पर लोग वहीं पे घूम रहे थे। समझ में आया ना ये? अब देखिए, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग द स्काई मेरे ख्याल से इसका मीनिंग पूछा है आप लोगों को। तो असेंड करना, असेंड पता है ना आप लोगों को? असेंड किसको बोलते हैं? चढ़ती तरतीब, है ना। और डिसेंडिंग किसको बोलते हैं? उतरती तरतीब। तो असेंड करना मतलब चढ़ना। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा था, ऊपर चढ़ रहा है, सूरज ऊपर आ रहा था। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज। ब्लेजिंग, ब्लेज होना मतलब रोशन होना, है ना। ब्लेज होना, रोशन होना। तो एकदम रोशन, ताबनाक बोलते हैं ना, ताबनाक चमक रहा था, है ना। ब्लेजिंग मतलब आप बोल सकते हैं ताबनाक चमकना। ऑन हिज लेज, लेज मतलब, है ना, स्टार्टिंग में आया था ना वर्ड, चट्टान का बाहर निकला हुआ हिस्सा, उसको कहेंगे लेज। दैट फेस द साउथ, जो जिसका रुख साउथ की तरफ, साउथ मतलब जुनूब की तरफ। ही फेल्ट द हिट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। और इतना डरपोक था, इतना बुजदिल था, जगह से हिला नहीं था, है ना। पहले इसको माँ बाप कह के गए थे अगर तू उड़ा नहीं तो तू मरा, है ना। तो कहते हैं ना डू और डाई वाली सिचुएशन, करो या मरो, बिल्कुल वही सिचुएशन थी। अब एक दिन, एक पिछली रात से उसने, प्रीवियस मतलब क्या? पिछली, नाइटफॉल रात, तो पिछली रात से उसने कुछ खाया नहीं था, तो इसलिए उसको जो बोलते हैं ना और कमजोरी लागर महसूस हो रहा था और गर्मी वगैरह भी बहुत लग रही थी। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेच। अब क्या मरता क्या ना करता, तो ही स्टेप स्लोली, स्टेप धीरे धीरे कदम बढ़ाया, ब्रिंक किनारा, लेच के किनारे की तरफ। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। अब एक टांग के ऊपर खड़े होकर और दूसरा टांग जो है उसने हिडन, हिडन मतलब क्या? छुपा दिया अपने पर के अंदर। ही क्लोज वन आई, यानी देखिए मतलब से इसका जो डर जाहिर हो रहा है कि किस कैसे कैसे करके एक टांग छुपाकर, एक आंख बंद करके किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और ऐसे प्रिटेंड कर रहा था। प्रिटेंड करना मतलब एक्टिंग करना। प्रिटेंड करना मतलब एक्टिंग करना कि जैसे मैं सो रहा हूँ। एस्लीप मतलब सो जाना। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। अब दे मतलब किसकी बात की जा रही है? उसके पेरेंट्स की बात की जा रही है। तो शायद उसके माँ बाप, है ना, आसपास जो है मंडरा रहे होंगे, तो ये जानबूझ के एक्टिंग कर रहा था, बता रहा था कि मैं सो रहा हूँ। लेकिन उसके माँ बाप ने नोटिस नहीं किया या उसके भाई बहनों ने नोटिस
नहीं किया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. क्या देखा इसने कि मेरे दोनों भाई और मेरी बहन क्या कर रहे हैं, लाइंग ऑन द प्लेटो। बताया ना, सामने की जो चट्टान थी, खड़ी चट्टान, उसके प्लेटो पे मंडरा रहे थे लोग, तो वहां पर अभी लेटे पड़े थे, लाइंग पर लेटे पड़े थे, डोजिंग विद देयर हेड। अंडरलाइन द वर्ड डोजिंग। अंडरलाइन द वर्ड डोजिंग। Okay, so dozing with their head sunk into their neck. ठीक है, dozing here means sleeping. Dozing means what? Sleeping. Sunk into their neck. अब उनका सर जैसे मानो लग रहा है कि गले के अंदर एकदम घुस गया है। तो ऐसे लेटे पड़े थे। His father was preening the feathers on his white back. और उसके डैडी क्या कर रहे थे? प्रीनिंग। देखिए, प्रीनिंग का मीनिंग मेकिंग एन एफर्ट टू क्लीन फेदर्स विद द बीक। अब ये जानवर और परिंदों की खासियत है, जैसे जानवर जुबान से अपना बदन साफ करते हैं, तो वैसे परिंदे ये चोंच से अपना पर्स, अपना जो है ना, बॉडी को क्लीन करते हैं, तो उसको बोला जाता है प्रीनिंग। क्या बोला जाता है? प्रीनिंग। तो अपने फेदर्स, फेदर्स यानी क्या? पर। अपने परों को जो है ना, प्रीनिंग कर रहे थे ऑन हिज वाइट बैक। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सिर्फ देख कौन रहा था? उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प। हम्प देखिए क्या दिया है? अ राउंड रेज मास ऑन लैंड। ऊंचा उठा हुआ जो हिस्सा रहता है ना, उसको हम्प कहा जाता है। जैसे कि देखो, ऊंट का भी होता है ना, ऊंट का जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है, उसको भी हम्प या हंच बोल सकते हैं। तो वैसे ही एक चट्टान का ऊपर उठा हुआ हिस्सा था, वहां पर उसकी माँ बैठी थी ऑन द प्लेटो। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। ठीक है, वाइट ब्रेस्ट मतलब यहाँ पे उसकी, मतलब बताया, वाइट बॉडी थी ना उसके बगले की, माँ की, तो वो जो है आगे की तरफ पूरी झुकी हुई थी। वो क्यों झुकी हुई थी? वो अपने बच्चे को देख रही थी, है ना, ये जो छोटा बच्चा यहाँ पर फंसा हुआ था अकेला। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश। टोर इज द पास्ट फॉर्म ऑफ टेयर, है ना, टीयर, TEAR, टीयर मतलब फाड़ना, है ना। टीयर का मतलब आंसू भी होता है, टीयर का मतलब फाड़ना, उसका पास्ट फॉर्म टोर। मछली का एक पीस फाड़ा, दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिक ऑन द रॉक। स्क्रैप करना, रब करना। देखिए मीनिंग दिया है आपको लेफ्ट में। स्क्रैप करना, रब करना। ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, तो और फिर चट्टान पर अपनी चोट जो है रब करने लगी। द साइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। खाने का नजारा देख के वो पगला गया, पागल हो गया। कौन? ये छोटा जो परिंदा था, है ना, जो इस तरफ बैठा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। उसे कितना पसंद था चीर फाड़ करके इस तरह से, है ना, मछली को खाना। स्क्रैपिंग हिज बीक। स्क्रैप मतलब रब करना ना, इसकी चोंच। बीक मतलब चोंच। नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट मतलब शार्पन। देखिए, शार्पन तेज करना, वेट करना। देखिए यहाँ ये वेट, देखिए इसकी स्पेलिंग देखिए, वेट करना, शार्पन तेज करना, चाकू वगैरह को तेज करने ना। या फिर देखिए जानवर लोग जो है ना, मतलब स्पेशल मैं अगर कैट्स की बात करूं, तो ये लोग जो है ना, अपने नाखून कैसे तेज करते हैं किसी चट्टान या ना एकदम कड़क चीज से, पत्थर चीज से जो है मतलब हार्ड चीज से जो है वो घस घस के रब कर करके तेज करते हैं, तो उसको बोला जाएगा वेट करना। ग ग ग ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब ये छोटा बच्चा अपनी माँ को देखकर जो है बैग करने लगा। देखिए बैग के भी दो मीनिंग होते हैं, भीख मांगना, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट करना। तो अपनी माँ को रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे कुछ खाना दे दो, खाना दे दो। गाव कोल शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली। अब ये परिंदों की जुबान। बच्चा गा 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 कर रहा है, मम्मा गाव कोला कर रही है। क्या मतलब हुआ? स्क्रीम्ड करना, चिल्लाना। दोबारा स्क्रीम्ड बैक, जवाब में चिल्लाई। डेरिसिवली, डेरिसिवली देखिए, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज स्टूपिड। आपको ग्लॉसरी में दिया ना। डेरिसिवली मतलब वो बता रही थी कि मतलब सामने वाले को छोटा समझना, पागल समझना, है ना। अब माँ अपने बच्चे को पागल समझ के जो है वैसे चिल्ला रही थी, है ना। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। लेकिन बच्चा जो है वापस से प्लेंटिवली मतलब एक्सप्रेसिंग सॉरो, दर्द से,
फिर चिल्ला रहा था। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और एक ही लम्हे बाद जो है ना, एक ही मिनट बाद उसने जो है खुशी से चिल्लाया। जॉयफुल स्क्रीम, खुशी के मारे चिल्लाया। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसकी माँ जो है फिश का एक टुकड़ा लेकर उसके आसपास उड़ने लगी। He leaned out eagerly. देखिए लीन का मतलब झुकना है यहाँ पे। हाँ, लीन का एक मतलब दुबला पतले को भी बोलते हैं, बट लीन यहाँ पे वर्ब फॉर्म में इसका मतलब हुआ झुकना। तो ये छोटा परिंदा एकदम ईगरली, गर्ली मतलब एकदम तजस्सुस से, की बेचैनी से आगे झुका। टैपिंग द रॉक। रॉक को टैप करना मतलब है ना, अब अपने पैरों से टप 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 आवाज करके। विथ हिज फीट, अपने पैरों से। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लेव अक्रॉस। तो जैसे ही इसकी माँ नजदीक आ रही थी तो ये बच्चा कोशिश कर रहा था कि मैं अपने माँ के नजदीक जाऊं। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। लेकिन जब उसके एकदम सामने थी वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, और उसने अपने पैरों को रोक लिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बिग ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बिग। और उसकी चोंच में, माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो एकदम पहुंच में ही था परिंदे की। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come near. समझ में आया? तो उसकी माँ जानबूझकर नजदीक नहीं आ रही थी। चाहे तो आ सकती थी, लाकर उसे दे सकती थी, लेकिन उसकी माँ क्या चाहती थी कि एटलीस्ट खाने को देखकर वो बच्चा टेम्प्ट हो जाए, है ना, खाने को देखकर एटलीस्ट वो मोटिवेट हो जाए और खाने की कम से कम ख्वाहिश में जो है वो उड़ना सीखे। तो ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। ओके, दिस लाइन इज ओवर ना। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश। तो उसने एक जंप मारी फिश की तरफ। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। तो एक बड़ी चीख के साथ वो गिर गया नीचे की तरफ। देन अ मॉन्स्टरस टेरर seized him and his heart stood still. Monsters मतलब देखिए शॉकिंग, है ना, चौंका देने वाला, या क्या बोल सकते हैं आप, बहुत ही बोलते हैं ना, गैर बहुत बड़ा या गैर मामूली, चौंका देने वाला। टेरर दहशत। सीज्ड हिम जकड़ लिया, पकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल वही थम गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनने नहीं आता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन सिर्फ ऐसा एक ही लम्हे के लिए रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउट। अगले ही लम्हे से लगा कि उसके पर अपने आप निकल गए। द विंड रश्ड, विंड हवा, रश भाग रही थी। अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, उसके जो सीने के पर थे वहां से हवा से छूकर गुजरी थी। देन अंडर हिज स्टमक, और पेट के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग, और उसके परों के आसपास, पेट के आसपास हवा से महसूस हो रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसे महसूस हो रहा था कि किस तरह से टिप, समझते ना, आखिरी सिरा बोलते ना, टिप ऑफ द फिंगर, उंगली की नोक पर। तो टिप ऑफ हिज विंग मतलब परों के सिरों पर उसे हवा छूती हुई महसूस हो रही थी। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोरिंग, सोरिंग मतलब ऊपर उठ रहा था। देखिए शायद मीनिंग दिया है आपको, सोरिंग नहीं दिया, आपको पूछा है। तो ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स। सोरिंग धीरे, सॉरी, सोरिंग मतलब ऊपर उठना, और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। सोरिंग मतलब ऊपर उठना, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। तो वो ऊपर उठ रहा था धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो ऊपर नीचे करते हुए किसी ना किसी तरह वो उड़ान भर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस उसे थोड़ी चक्कर आ रही थी। डिजी, चक्कर आना। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। फिर उसने फड़फड़ाए अपने पंख और वो ऊपर उड़ा। गा गा गा, गाओ कोला हिज मदर swooped past him। और जिसके रिप्लाई में उसकी माँ ने क्या कहा, गा गा गा, गाँव खोला, है ना, उनकी लैंग्वेज है। swooped past him, तेजी से उसके सामने से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके पैरों की तेज आवाज थी उसकी माँ के। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, तो ये बच्चे ने भी अपनी माँ के ना, माँ जो कह रही थी गा 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 गाँव खोला, बच्चे ने भी जवाब दिया तेज आवाज के साथ। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके जो है फादर, है ना, उस बर्ड के,
He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. देखिए curveting का मीनिंग क्या दिया है? Leaping like a horse. कर्वेटिंग का उर्दू में मीनिंग लिख सकते हो उछल कूद करना। उछल कूद करना। और यहाँ पर बैंकिंग का मतलब वो बैंक नहीं है पैसे जमा करने वाला। बैंकिंग का मतलब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर। एक अक्सर नहीं कि टेढ़े होकर जो है परिंदे उड़ते, एक पर ऊपर एक पर नीचे, तो उसे कहते हैं बैंकिंग। एंड सोरिंग एंड डाइविंग। तो अब ये जो है उस परिंदे की पूरी फैमिली जो ना खुश हो गई थी, जश्न मना रही थी कि चलो भाई कम से कम ये छोटू बर्ड को उड़ना तो आ गया। तो सारे उसकी पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई थी। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। तब वो पूरी तरह से भूल गया कि उसे तो ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि उसके अभी याद ही नहीं रहा कि उसे उड़ना नहीं आता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली। श्रीकिंग मतलब मेकिंग अ लाउड क्राई। हाँ, श्रीकिंग का मतलब वही होता है तेज आवाज। और अपने आप के ऊपर बोलते हैं ना कमेंड कर रहा था। देखिए कमेंड का मतलब यहाँ पे तारीफ करना। आपको खुद की मन ही मन में ऐसा तारीफ कर रहा था कि देखो मुझे कितना अच्छे से उड़ना आ गया, है ना। बिल्कुल देखिए आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा जब आप नई साइकिल चलाना सीखते होगे या स्कूटी चलाना, है ना, बाइक चलाना। तो शुरू शुरू में आपको डर लगता होगा, लेकिन जब एक बार आपको आ जाता है तब आपको फिर डर नहीं लगता। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब समंदर के नजदीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। अब समंदर के ऊपर उड़ रहा था। इसमें इतनी हिम्मत आ गई थी। फेसिंग स्ट्रेट ओवर द ओशियन। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। और समंदर को वो खुद फेस कर सकता था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। अब वो सामना कर सकता था, देख रहा था खुद अपनी आंखों से। वास्ट मतलब अजीम, है ना, बहुत ही बड़ा। वास्ट मतलब बहुत ही बड़ा। ग्रीन सी बीनीथ हिम, बीनीथ नीचे, विद लिटिल रीजेस मूविंग ओवर इट। रीजेस का देखिए मीनिंग क्या दिया है, चेन ऑफ हिल्स, है ना, छोटे छोटे पहाड़ भी थे बीच बीच में। विथ लिटिल रीजेस मूविंग ओवर इट। उसके ऊपर छोटे छोटे पहाड़ मूव कर रहे थे। किस चीज के पहाड़? लहरों के पहाड़ मूव कर रहे थे ना, मतलब लहरों की बात की जा रही है यहाँ पे। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजली। और उसने अपनी चोट जो है साइड में की और काउड अम्यूजली। अम्यूजली मतलब खुशी से। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. तो स्टार्टिंग में अब हम लोग ने देखे ना कि बस समंदर की सतह को छू के गुजर जाना, उसके लिए क्या वर्ड था, स्किम। और मैंने आपको कहा था कि इसका एक और मीनिंग लिख लीजिए कि किसी चीज पर से सरसरी गुजरना। तो इसकी जो मतलब बाकी की पूरी फैमिली थी, तो ये जो समंदर के ऊपर जो है ना लैंड भी कर रही थी, उसको छू भी रहे थे। दे वर बैकनिंग टू हिम। बैकन मतलब कॉलिंग। देखिए इसका मीनिंग दिया है, टू गिव अ सिग्नल टू मूव नियर और टू फॉर, मतलब इशारा करना। उर्दू में आप कहोगे इशारा करना। तो उसकी फैमिली इशारा कर रही थी, उसको बुला रही थी कि देखो हम लोग किस तरह से समंदर को छू रहे, तुम भी आओ हमारे साथ छूने के लिए। कॉलिंग श्रीली। श्रीली मतलब तेज आवाज में। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। तो उसने अपने पैर झुकाए कि चलो मैं भी अपनी फैमिली वालों के जैसा समंदर को छूता हूँ। हिज लेग्स सैंक इनटू इट। तो थोड़े से डूबे उसके भी पैर। सैंक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ सिंक। सैंक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ सिंक। उसके पैर डूबे। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट। तो वो डर से चिल्लाया। फ्राइट मतलब डर। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग। और लेकिन उसने कोशिश की वापस से जो है ऊपर उठने की, राइज होना, ऊपर उठना, फ्लैपिंग फड़फड़ाना, पर फड़फड़ा के उसने ऊपर उठने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर। ही वॉज टायर्ड, अब वो थक चुका था, और वीक विथ हंगर कमजोर हो गया था भूख से। एंड ही कुड नॉट राइज, अब वो ऊपर नहीं उठ सकता था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अब वो थक गया था। एग्जॉस्ट हो जाना देखिए वेयर आउट मतलब थक जाना। इस अजीब मश्क से, मतलब क्या अभी ये पहली बार करा था ना उसने, पहली बार कोई चीज बार बार करेगी तो थक जाते हैं। His feet sank into the green sea, अब उसके पैर समंदर के अंदर डूबे थे। एंड हिज बेली, उसका पेट जो है उसको समंदर को छू रहा था। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो आगे मतलब और नहीं डूबा।
ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो तैर रहा था समंदर पे। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आजू बाजू उसकी फैमिली जो है चिल्ला रही थी, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंच में उन्होंने क्या पकड़ा था फैमिली वालों ने? स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, एक किस्म की मछली है जो उन्होंने उसका टुकड़ा, स्क्रैप, टुकड़ा। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो आखिरकार इस छोटे पंछी ने अपनी पहली उड़ान भर ली, है ना, उड़ान भर ली। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये लेसन समझ में आया अच्छे से। अगर जहाँ पे भी आपको टफ मीनिंग लगे, दोबारा लेसन वीडियो को सुनिए और जो है उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट वर्कशॉप्स देखते चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। पहला देखिए क्वेश्चन, द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स, है ना, वो कॉन्फिडेंट नहीं था, ट्रू, ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, द यंग सीगल्स पेरेंट्स गाइडेड एंड इम्प्रूव्ड हिज सिबलिंग्स इन द फ्लाइंग, है ना, सिबलिंग्स किसको कहा जाता है? भाई बहन को, हाँ, सिबलिंग्स किसको कहा जाता है? भाई बहन को। यंग सीगल के पेरेंट्स जो थे उन्होंने गाइड किया था, इम्प्रूव किया था उसके भाई बहनों को, सही बात है ना, ट्रू। When the young seagull pretended to be falling asleep, his parents noticed him. False. किसी ने नोटिस नहीं किया, देखा था ना हम लोगों ने। और डी, flying across the young seagull, the mother dropped a piece of fish into his beak. क्या उसकी माँ ने पीस ऑफ फिश जो है ड्रॉप कर दिया था, दे दिया था लाके उसको? नहीं, फॉल्स। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये जो है आपको पर्सनल रिस्पॉन्स में आ सकता है। किस में आ सकता है? पर्सनल रिस्पॉन्स में आ सकता है। द सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, अब ये सीगल उड़ने से क्यों डर रहा था? तो आप लिख सकते हो बिकॉज ही थॉट दैट हिज स्मॉल शॉर्ट विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई एंड ही वुड फॉल एंड ड्रॉन इनटू द सी। ये आपको फर्स्ट पैसेज में दिया है। क्वेश्चन नंबर बी, यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट बिकॉज, छोटे बर्ड्स जो है उड़ने से डरते हैं बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट एट देयर फर्स्ट फ्लाइट। क्या आएगा? दे आर नॉट कॉन्फिडेंट एट देयर फर्स्ट फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, ह्यूमन बींग्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फेस ग्रेट चैलेंजेस। ग्रेट चैलेंज को फेस करने से इंसान डरते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये इंसान का बोलते हैं ना नेचुरल है ना, इट इज नेचुरल टेंडेंसी। आप लिख सकते हो कि दिस इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसके आगे आप चाहे तो लिख सकते हो कि व्हेन दे ट्राई टू स्टैंड एंड ट्राई टू टेक फर्दर स्टेप, दे आर अफ्रेड ऑफ फॉलिंग एंड गेटिंग इंजर्ड, सो दे आर केयरफुल, है ना, सो दे आर केयरफुल बट दे डू नॉट गिव अप। ठीक है, समझ में आया? आप लिखोगे कि इट इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग because when they try to stand and they try to take further step, they are afraid of falling and getting injured, so they are careful but they do not give up। तो ये थोड़ा आप अगर आपके पास रेफरेंस बुक है आप रेफर भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हुए, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एंड राइट इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे आपको खुद से सेंटेंस बनाने हैं। तो प्लेंटिवली मतलब क्या? दर्द से, है ना, दर्द से, दर्द से। अब आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं, तो आप लिख सकते हो कि, है ना, दर्द में, मतलब जैसे आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो कि आज अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे पैंडेमिक सिचुएशन है ना, ये जो कोरोना चल रहा है, इसमें भी आप के मैनी फैमिलीज
many families who are affected by corona are crying plaintively. Many families who are affected by corona are crying plaintively. Plaintively मतलब दर्द से. सेकेंड देखिए मॉन्स्टरस. मॉन्स्टरस का मतलब क्या? कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी. मॉन्स्टर्स का मतलब क्या बोल सकते हैं आप? बहुत बड़ी. तो आप लिखोगे एक सेंटेंस जैसे अ मॉन्स्टरस वेव swallowed the boat. A monstrous wave swallowed the boat. Swallow मतलब एक बहुत ही खौफनाक बड़ी लहर ने जो है बोट को निगल लिया. निगल लिया का मतलब क्या? कि डूब गई ना. अब उसके बाद आपको है बैकन. उसके बाद आपको कौन सा वर्ड है? बैकन. अब बैकन का मतलब क्या बताया था मैंने? इशारे से बुलाना, है ना. तो जैसे लिख सकते हो आप, he beckoned him to join the party while he was dancing. He beckoned him to join the party while he was dancing. है ना, उसने इशारे से बुलाया जब वो पार्टी में था डांस करने के लिए. ठीक है. सेकेंड है करवेटिंग. करवेटिंग का मतलब क्या बताया था मैंने? बताया था ना उछल कूद. तो आप लिख सकते हो द ईगल, उछल कूद करना. तो द ईगल वॉज करवेटिंग टू लैंड. द ईगल वॉज करवेटिंग टू लैंड टू कैच हिज प्रे. ठीक है. उसके बाद है WHET वैट. वैट का मीनिंग मैंने बताया था ना कि तेज करना, शार्पन करना, तेज करना, धार करना. तो आप लिख सकते हो ही वेटेड हिज नाइफ टू कट द अनवांटेड ग्रास. ही वेटेड हिज नाइफ टू कट द अनवांटेड ग्रास. और लास्ट है सोर. सोर का मतलब जैसे बढ़ना, बढ़ना. तो आप लिख सकते हैं कि प्राइजेस ऑफ पेट्रोल आर सोरिंग नाउअडेज. प्राइजेस ऑफ पेट्रोल आर सोरिंग नाउअडेज. ठीक है. आपको ये जो है फिलअप है, देखिए आपको ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हैं, तो मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ. अरुण इज फुल ऑफ कावर्डाइज. क्वेश्चन नंबर बी, द वायलिन प्लेड वेरी श्रीली एंड merrily. Question number C, Ravi said, are you really afraid of the dark? Question number D, the whole village devoured into darkness. The whole village devoured into darkness. है ना, मतलब क्या? अंधेरे ने निगल लिया था पूरे गांव को. खा लिया था. अंधेरे ने खा लिया था मतलब पूरे गांव में बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था. ई देखिए, द लायंस. एक सेकेंड, देयर इज अ ह्यूज मिस्टेक. द होल विलेज जो है प्लंज आना चाहिए ना, खा लिया तो नहीं आना चाहिए. द होल विलेज प्लंज इनटू डार्कनेस. सॉरी फॉर द मिस्टेक. और द लायंस डिवोवर्ड देयर प्रे हंग्रीली. दिस वुड बी राइट. ठीक है. तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर डिस्कस कर रही हूँ, दैट्स वाई देयर कैन बी सम गुफा. क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, ही स्किम्ड थ्रू द रिपोर्ट. मैंने स्किम्ड बताया सरसरी तौर पर जाना, तो उसने रिपोर्ट का सरसरी जायजा लिया. और जी, वन बाय वन द स्टार्स जो है आखिरी बच्चा है, क्या है? अपीयर्ड बच्चा है. द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रीड अबाउट द स्पेस मिशन ऑफ सुनीता विलियम्स. इमेजिनिंग यू आर गोइंग टू इंटरव्यू हिम. तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखना है ना, जो भी आपके बोर्ड पेपर में से एक्सक्लूड हो गया है, बोर्ड पेपर में नहीं आने वाला. क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बोर्ड का पेपर पैटर्न बता चुकी हूँ मैं PDF फॉर्म में. तो ये हो सकता है कभी आपको इफ इन केस इंटरनल जो है मार्क्स के लिए टीचर पूछे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो. अदरवाइज ये इम्पोर्टेंट है जस्ट फॉर द इंटरनल. पेपर में नहीं आते इंटरव्यू क्वेश्चंस. तो हम लोगों ने इंटरव्यू क्वेश्चंस का देख लिया ना. अब ये क्वेश्चन नंबर C,
6. Describe in your notebook the challenges you face while learning to ride a bicycle, swimming or any skill. Take hints from the web to complete your write-up. अब बाइसाइकिल लर्न करते वक्त जो भी आपको चैलेंजेस आते हैं ये एक्चुअली राइटिंग स्किल का हिस्सा है, बट मतलब हार्डली देर इज एनी चांस कि मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आए कि क्या चैलेंजेस फेस किया है, तो ये आने के चांसेस नहीं है. बट स्टिल अगर इफ़ यू हैव द रेफरेंस बुक यू कैन गो थ्रू इट. ओके, अदरवाइज दिस कैन बी डिस्कस इन ड्यूरिंग पर्सनल लेक्चर्स. तो अब हम डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज स्टडी उस पर ज़रा ध्यान देते हैं. देखिए यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी यानी कि ग्रामर ना. देर आर वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफर इन स्पेलिंग. दे आर कॉल्ड होमोफोन्स. फॉर एग्जाम्पल फेयर फेयर, नो नो. समझ में आई बात? फेयर फेयर देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, नो नो है ना, बट दोनों का स्पेलिंग मीनिंग डिफरेंट. Sometimes the words have the same spelling and pronunciation but can have different meanings in different situations. They are called homographs. For example, watch का एक मीनिंग होता है observe, watch का एक मतलब होता है टाइम. मतलब बात समझ में आई आपको? देखिए ऊपर जो दिया है फेयर फेयर वो होमोफोन है, तो एक है ना ऐसे याद रखो होमोफोन मतलब क्या. देखिए फोन के अंदर दो सिस्टम होता है, एक सुनने वाला एक बोलने वाला. तो उससे याद रखो आप कि जब दो वर्ड का सिर्फ साउंड है ना, दो अलग अलग वर्ड है. फोन के अंदर दो डिफरेंट चीज होती है, बोलना और सुनना. उससे याद रखो कि यहाँ पे दो वर्ड्स ही अलग अलग है, टोटली अलग है दो वर्ड्स. सिर्फ क्या है ना उनका साउंड सेम है, इसके लिए इसको बोला जाता है होमोफोन. समझ में आई बात? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं होमोफोन होमोग्राफ में. एकदम क्लियर रखो ये चीज कि होमोफोन का मतलब दो अलग वर्ड्स है सिर्फ जिनका साउंड सेम है, जैसा कि तुमको दिख रहा होगा स्क्रीन पर ऊपर जो होमोफोन दिए फेयर फेयर, नो नो. और जबकि होमोग्राफ क्या है, एक ही वर्ड होता है, उसके डबल ट्रिपल मीनिंग होते हैं ना. तो होमोग्राफ का मतलब डबल मीनिंग वर्ड्स. होमोग्राफ का मतलब डबल मीनिंग वर्ड. जैसा कि यहाँ पे दिया एक वॉच का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना मैं तुम पे वॉच रख रही हूँ, मतलब मैं तुमको देख रही हूँ, मुशाहिदा कर रही हूँ. और वॉच का एक मतलब घड़ी भी होता है ना. समझ में आई बात? अब देखिए फेयर का देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया है कि नॉट वेरी गुड. फेयर का एक मतलब एग्जीबिशन ऑफ सेल भी होता है. फेयर का मतलब तीन मीनिंग दिए फेयर के, देखिए है ना. अच्छा, ये होमोफोन और होमोग्राफ आर टुगेदर नोन एज होमोनीम्स. याद रखिए इन दोनों को मिलाकर होमोनीम कहा जाता है. ये ग्रामर का टर्म है. अब आपको बोला है गिव द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग, तो आप लिखते जाइए. ब्लू, ब्लू का आएगा BLEW, ब्लू. वो ब्लू है ना, ब्लो का पास्ट फॉर्म है. एयर ब्लो करना ना, हवा फूकना, एयर ब्लो करना, उसको बोला जाता है, उसका पास्ट फॉर्म है ब्लू, BLEW. बेर उसका लिखिए BARE, बेर, BARE, बेर. बेर मतलब नंगे, बोलते हैं ना बेर फुट, नंगे कदम, तो बेर मतलब नंगा. बीट उसका लिखिए BEAT. याद रखिए, देखो गौर कीजिए, हम लोग होमोफोन लिख रहे हैं. होमोफोन मैंने बोला ना कि दो टोटली डिफरेंट अलग अलग वर्ड. TWO, सन, SUN, सन. अब देखिए पिक द होमोफोन्स फ्रॉम द टेक्स्ट. अब आपको ना इसमें हमारे लेसन्स में कौन से आए ना वो देना है. सी का देखिए आया है SEAC. वुड का आया है WOULD, वुड. देर का आया है THEIR, देर. सीन का आया है SEEN, सीन. वन, इसको ना वोन नहीं बल्कि वन प्रोनाउंस करते हैं. ही वॉन द मैच, तो ये वन का ONE, वन. आई का जो आई होता है ना कैपिटल आई. पीस का आएगा PIECE, पीस. थ्रू, थ्रू का THROUGH, थ्रू. और हैंस मेरे ख्याल से बाय मिस्टेक दिया है वैसे, क्योंकि मतलब टेक्स्ट में नहीं है. अगर अदरवाइज हम चाहे तो HENS, मुर्गी वाला हैंस, वो लिख सकते हैं. एक से ज़्यादा मुर्गियाँ हैंस, क्योंकि लेकिन ये टेक्स्ट बुक में नहीं है हमारे. और नॉट, NOT, नॉट. एक्सप्लेन हाउ द अंडरलाइन होमोग्राफ्स डिफर इन मीनिंग. अब अपने को क्या बताने का यहाँ पे कि
होमोग्राफ है ये, मैंने बोला ना होमोग्राफ मतलब डबल मीनिंग वर्ड्स या कभी कभी ट्रिपल मीनिंग वर्ड्स भी होते हैं, तो उनके मीनिंग बताने का अपने को। अब देखिए पहला ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, तो यहाँ पे पहले वाले सॉ क्या है, पहला वाला सॉ जो है ना सी का पास्ट फॉर्म है, तो आप सिंपल लिख लीजिए पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड सी, पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड सी। जबकि बी में द वुड कटर कट द विकेट वीक्ड ब्रांच विथ हिज शार्प सॉ, सॉ पता है आपको लकड़ी काटने के लिए कोई भी टूल या औजार रहता है ना, लकड़ी काटने का औजार, उसको भी सॉ बोला जाता है। तो लिख लीजिए आप अ टूल ऑफ अ कारपेंटर यूज फॉर कटिंग वुड, अ टूल ऑफ अ कारपेंटर, कारपेंटर पता है ना आपको, जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं उनको कारपेंटर बोला जाता है ना। तो अ टूल ऑफ अ कारपेंटर यूज फॉर कटिंग वुड। दूसरा देखिए द बर्ड इंजर्ड हिज विंग, तो विंग्स का मतलब यहाँ पे क्या है, आप बोल सकते हो शॉर्ट में फेदर है ना, पर फेदर लिख लीजिए। और बी देखिए ही लिव्स इन द सी विंग, तो यहाँ पे विंग का मतलब क्या है कि अपार्टमेंट ऑफ द बिल्डिंग, या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग आप लिख सकते हो, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। थर्ड वाला देखिए आप द एरोप्लेन विल लैंड एट 9 PM, तो यहाँ पे लैंड होने का मतलब क्या है, टू कम डाउन है ना, टू कम डाउन थ्रू द एयर, टू कम डाउन थ्रू द एयर ऑन टू द ग्राउंड, टू कम डाउन थ्रू द एयर ऑन टू द ग्राउंड। उसके बाद बी वाला ही ओन्स 10 acre ऑफ लैंड, तो यहाँ पे लैंड का मतलब क्या है, एन एरिया ऑफ ग्राउंड, एन एरिया ऑफ ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वॉज ऑन लीव, अब यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशन का जो हेड था, जो सरबराह था, वो छुट्टी पे था, तो यहाँ पे मतलब द पर्सन इन चार्ज, मीनिंग लिखिए द पर्सन इन चार्ज। और बी वाले में लिखिए द पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, ही बेंड हिज हेड डाउन विथ चिन, द पार्ट ऑफ द बॉडी। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ये जो भी ग्रामर जो टेक्चुअल होते हैं ना, हमारे टेक्स्ट बुक में आए हुए होते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना टेक्चुअल। आप अगर रेफरेंस बुक में किसी में रिफर करोगे तो आपको वहाँ पे स्टार मार्क भी दिया होता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम। और वैसे ये लेसन मुझे इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड फाइंड आउट टेंसेज इन द सेंटेंसेस। अब ये भी टेंसेस से डील कर रहा, टेंस जो कि ग्रामर है, आप लोग को जो है टेंसेस के डायरेक्ट पर्सनल लेक्चर्स में एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन खैर अब यहाँ पे आप लोग के समझ के लिए बता देती हूँ मैं यहाँ पे कि आपको क्या वर्ब किसको बोलते हैं आप, फेल है ना, एक्शन वर्ड्स, तो वो बताना है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग, तो असेंडिंग को कीजिए वॉज असेंडिंग, इसको अंडरलाइन कीजिए, और ये टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूअस, लिखिए पास्ट कंटिन्यूअस। सेकेंड वाला देखो, स्टिल दे लुक नो नोटिस, सॉरी स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, टुक को अंडरलाइन कीजिए और लिखिए सिंपल पास्ट टेंस, लिखिए सिंपल पास्ट टेंस। सी वाला देखिए, शी इज स्टैंडिंग, इज स्टैंडिंग को अंडरलाइन कीजिए और लिखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही लीन्ड आउट, लीन्ड आउट को अंडरलाइन कीजिए, लिखिए सिंपल पास्ट, और फेल्ड को भी अंडरलाइन करके लिखिए सिंपल पास्ट। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे एडवर्ब देखो, एडवर्ब जो वर्ड है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, और ये बना ही किससे है, एडजेक्टिव प्लस वर्ब से। तो वापस मैं बता दूं कि ये टॉपिक जो एक्चुअली वही ग्रामर से डील करता हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा जो यहाँ पे सरसरी के आपको आया है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी। तो ये एडजेक्टिव जिसको पता है आप, हिंदी में रहता है क्रिया विशेषण, काम की खासियत, काम कब हुआ, कैसे हुआ, वो उसको बोला जाता है एडवर्ब। तो इसीलिए बोला जाता है इसको एडजेक्टिव प्लस वर्ब। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है ना, और वर्ब मतलब क्रिया। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो जो हमको वर्ब के बारे में बताए उसको बोला जाता है। अभी देखो एडवर्ब के क्या क्या काम में दिया है। अब देखो, अगर हम बोले अबाउट अ वर्ब, ही रन्स फास्ट, वो भागता है, कैसे भागता है, फास्ट। द गर्ल्स सैंग स्वीटली, लड़कियों ने गाया, कैसे गाया, स्वीटली। सडनली द बेबी स्टार्टेड क्राइंग,
बेबी ने रोना शुरू किया, कब शुरू किया? सडनली। समझ में आया? तो मतलब जब काम के बारे में बता रहा है, कभी कभी एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। द चेन इज़ वेरी स्टर्डी। तो ना सिर्फ लोगों का मतलब तो ये समझते हैं कि अगर लीवली आता है तो एडवर्ब होता है, ऐसा नहीं है। देखो ये वेरी और टू वाले वर्ड्स भी ना, वेरी है, टू है, ये भी एडवर्ब है। जो उसको और जो है मॉडिफाई ना, और उसको जो है एनहांस करते हैं उसका मीनिंग, एडजेक्टिव का मीनिंग। तो काम कब और कैसे हुआ, और प्लस जो एडजेक्टिव के बारे में और खासियत बताए, विशेषण के बारे में, सिफत के बारे में और खासियत बताए। चेन मोटी है, स्टर्डी मतलब मोटी, कितनी मोटी है? बहुत। समझ में आई बात? अबाउट अनदर एडवर्ब, अब ये फास्ट ऑलरेडी एक एडवर्ब है, उसके बारे में और बता रहा है वो, वेरी। तो ये दिमाग में बिठा दो, वेरी टू भी एडवर्ब है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो यहाँ पे ली आया है तो क्लियर दिख रहा है कि ये एडवर्ब है। उसके बाद गो देयर, कम इन, गो जाओ, जाना काम है, कहाँ जाओ, है ना? कम इन, कहाँ आओ। तो मैंने बताया ना काम कब कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू माई होमवर्क टुमारो, काम कब हुआ? आई नीड अ पेंसिल नाउ। तो काम कब हुआ, तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, काम के बारे में कुछ भी बताए। अभी देखो कैसे, जो मैंने कहा ना कैसे, मैनर और द वे समथिंग इज डन, रीड स्लोली, पढ़ो कैसे पढ़ो, स्लोली, राइट वेल, लिखो कैसे लिखो, अच्छे से। और उसके बाद देखिए वापस से आ गया कि ना डिग्री बता रहा है, द वाटर इज टू कोल्ड, टू कोल्ड। तो ये भी दिमाग में बिठा दीजिए कि काम कब कैसे हुआ, और प्लस ये वेरी और टू वाले अल्फाज है ना, ये भी एडवर्ब में आ जाते हैं। समझ में आई बात? वेरी और टू वाले जो है वो भी आ जाते हैं। प्लस काम कब हुआ, अगर जैसे टुमारो दिया है, नाउ दिया है, हाँ, काम कब हुआ, टुडे दिया है, टू नाइट दिया है, ये सब भी किस में आ जाते हैं? एडवर्ब में। ठीक है, तो इसको ज़रा अच्छे से देख लीजिए। ऐसी ना एक एक, ये एक मार्क के लिए आने वाली चीज़ है, बट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। The next topic which is given here is passive voice, which is impossible to explain during this online session ना, वो यहाँ पे ऑनलाइन सेशन में नहीं हो सकता। that can be done during 1-to-1 lectures। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखिए और जो है वर्कशॉप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।